हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बियॉन्ड बेयर एक्ट्स में। आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन लेक्चर की सीरीज में आर्टिकल 21A को डिस्कस करेंगे, जो कि है राइट टू एजुकेशन के ऊपर। इससे पहले हम लोग आर्टिकल 14 से लेकर 21 तक को डिस्कस कर चुके हैं। सारे ही लेक्चर कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। अगर आप पहला ये लेक्चर देख रहे हैं तो ये देखने के बाद बाकी सारे और लेक्चर्स भी एक बार गो थ्रू कीजिए। इससे आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन की क्लैरिटी है वो और क्लियर होगी। आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स आखिर कह क्या रहे हैं। ये केवल बेयर एक्ट में लिखे हुए कुछ प्रोविजंस नहीं है, इनमें बहुत कुछ मीनिंगफुल बातें हैं। आप उसको समझिए और अपने फंडामेंटल राइट्स को जानिए। तो चलिए आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं 21A से। जैसा कि सबसे पहली बात यह है कि 21A जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा से नहीं था। इसको 86th अमेंडमेंट से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया है। ये पार्ट 3 के अंतर्गत 21A के अंतर्गत 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया है। इससे पहले जो इस केस की 21A की जो बेस लाइन तैयार की जाती है वो सुप्रीम कोर्ट का एक केस था उन्नी कृष्णन का। उस केस के बाद ही राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया। तो इसको हम लोग धीरे धीरे पूरा स्टडी करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, और इवन ये भी देखेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं जो आर्टिकल 21A से रिलेटेड हैं, और इनको हम लोग डीपली स्टडी करेंगे कि किस केस के क्या फैक्ट्स थे, क्या जजमेंट आया। राइट टू एजुकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करेंटली एक फंडामेंटल राइट है जो कि 21A में दे रखा गया है, और ये 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एक फ्री एजुकेशन का राइट जो है वो अवेलेबल कराया गया है। तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट है वो क्या है? द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होगी टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ 6 to 14, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन होगी इन सच अ मैनर एज द स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन। स्टेट जो है वो बाय लॉ डिटरमाइन करेगा, लेकिन मेन जो बात हम लोगों को याद करनी है कि स्टेट जो है वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। किस किस को, किस एज ग्रुप तक के बच्चों को? 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन होगी। जो बैकग्राउंड और इवोल्यूशन की हम लोग बात कर रहे थे, 86 अमेंडमेंट से भी पहले राइट टू एजुकेशन जो था वो डीपीएसपी का पार्ट था आर्टिकल 45 के अंतर्गत। आर्टिकल 45 उस टाइम पे डीपीएसपी का बात करता था कि राइट टू एजुकेशन होनी चाहिए, स्टेट को ये प्रोवाइड करनी चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में यही एक डिफरेंस है कि पार्ट 3 जो है वो इन्फोर्सिएबल राइट्स हैं, और डीपीएसपी मतलब कि पार्ट 4 जो है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, कि मतलब ये स्टेट को डायरेक्ट करते हैं कि वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए ये काम आपको करने चाहिए। ऑन द अदर हैंड फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं? फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो स्टेट को रोकते हैं कि लोगों का आपको क्या क्या काम नहीं करने चाहिए, और पार्ट 4 में स्टेट को बताया गया कि उसे कौन कौन से काम करने चाहिए। तो ये डिफरेंस भी होता है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट का। डीपीएसपी में था आर्टिकल 45 के अंदर राइट टू एजुकेशन, जो कि बात करता था कहाँ तक के बच्चों के लिए? इट स्टेटेड दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स विद इन 10 ईयर्स ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 14 साल तक के जो बच्चे थे उनके लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात कहता था आर्टिकल 45। मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जो इसका एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ वो पहला केस था जिसमें राइट ऑफ एजुकेशन को बोला गया कि ये एक फंडामेंटल राइट होता है और आर्टिकल 21 के परव्यू के अंदर ये आता है। इसको कंसीडर किया गया था मोहिनी जैन के केस के अंतर्गत। इसकी ये 1992 का केस था। इसके बाद जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट केस आया वो उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का आया। ये हमारा जो 1993 का केस है, और यही बेस इसने तैयार किया 86 अमेंडमेंट में, जिससे कि आर्टिकल 21 से बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि राइट टू एजुकेशन जो है अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स जो है ये फंडामेंटल राइट है एज द पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। मोहिनी जैन में कह दिया गया था डायरेक्टली कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू एजुकेशन जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, बट उन्हीं कृष्णन में एक तरीके से देखें तो पार्शियली ओवर रूल किया और कहा कि सबके लिए नहीं है, 6 to 14 ईयर तक के बच्चों के लिए ये एक फंडामेंटल राइट है। तो उसको थोड़ा सा फंडामेंटल राइट के जो स्कोप था उसको कम भी किया, बट एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में गाइडलाइंस बना के दी और कैसे कैसे वर्क किया जाएगा
प्लस 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये कंपलसरी एजुकेशन किया गया उन्हीं कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस से। इंसर्ट 86th अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया, आर्टिकल 45 को मॉडिफाई किया गया, जहां पे पहले आर्टिकल 45 में 14 ईयर्स तक की बात हुई थी, तो अब स्टेट बात करता है 45 आर्टिकल 45 में कि 0 to 6 ईयर तक के बच्चे वहां देखे जाएंगे और 6 से 14 साल के बच्चे 21A में कंसिडर किए जाएंगे। इंसर्ट की गई फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A के, a fundamental duty of parents and guardian to provide education टू चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर। ये जो बच्चे जिनको 21A के अंतर्गत फंडामेंटल राइट दिया गया है, अब अगर इनके गार्जियन ही इनको भेज नहीं रहे हैं स्कूल एजुकेशन के लिए, कोई ऐसी समस्या हो रही है, तो इसको हम लोगों ने एज अ फंडामेंटल ड्यूटी भी कहाँ पे बनाया गया, आर्टिकल 51A के क्लॉज में इसको फंडामेंटल ड्यूटी बनाया गया कि गार्जियंस और पेरेंट्स की ये ड्यूटी होगी कि वो जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें। पता चला स्टेट तो स्कूल खोल के बैठा हुआ है लेकिन पेरेंट्स और गार्जियन ही नहीं भेज रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने ये एक बैलेंस हार्मनी क्रिएट करने के लिए डीपीएसपी में भी बात करी 45 में, फंडामेंटल राइट 21A में भी बात करी, और हम लोगों ने किस में बात करी, फंडामेंटल ड्यूटीज 51A के अंदर भी बात करी राइट टू एजुकेशन की। क्या क्या फीचर होंगे फ्री एजुकेशन, नो ट्यूशन फीस और एक्सपेंसेस आर टू बी चार्ज बाय द स्टेट, कंपलसरी एजुकेशन होगी, इट्स स्टेट ऑब्लिगेशन टू इंश्योर एवरी चाइल्ड गेट्स एजुकेशन, एज ग्रुप क्या है 6 to 14 ईयर, बाय मैनर बाय लॉ, जो कि लॉ के द्वारा लेजिस्लेशन जो मैनर बनाएगा उसके द्वारा ही एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी। अब आरटीई एक्ट मतलब राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 का अप्लाई हुआ, जिसने कि इनेक्टेड टू ऑपरेशनलाइज आर्टिकल 21A। इसके द्वारा राइट टू एजुकेशन के द्वारा एक्ट के द्वारा ही आर्टिकल 21 जो है वो ऑपरेशन में आया, और ये एक्ट जो था ये कब बना था, 1 अप्रैल 2010 के अंतर्गत बना। की प्रोविजंस क्या थे इसके अंतर्गत, एक तो फ्री एजुकेशन होगी, जैसा हम लोगों ने बात किया, कोई फीस नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा, एक्सपेंसेस नहीं होगा, कोई ट्यूशन फीस नहीं होगी, कंपलसरी होगी एजुकेशन, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको एजुकेशन प्रोवाइड करना, नेबरहुड स्कूल्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल विद इन अ रीजनेबल डिस्टेंस। अब कोई गांव है, वहां से पता चला 10 किलोमीटर दूर कोई स्कूल बना हुआ है, तो ऐसा ना हो, रीजनेबल डिस्टेंस पे हर गांव के हर शहर के आसपास में स्कूल्स होंगे, नेबरहुड स्कूल्स बोला जाएगा कि एस्टेब्लिश करवाओ ऐसी ऐसी जगह पे, पता चला इतनी दूर में है, बच्चा जा ही नहीं पा रहा है, जा नहीं पा रहा है, तो कंपलसरी एजुकेशन कैसे होगी, तो इसलिए जो है कि सबकी लोकेलिटी के अंतर्गत ये स्कूल्स बनाए जाएंगे। प्रोहिबिट ऑफ कैपिटेशन फीस, जो डोनेशन मांगी जाती हैं कॉलेजेस के द्वारा, ये सब बंद किया जाएगा, इस पर प्रोहिबिशन है कम्प्लीटली। नो स्क्रीनिंग प्रोसीजर, एडमिशन क्या होगा, विदाउट इंटरव्यूज और टेस्ट, 6 से 14 साल तक के बच्चों का एडमिशन विदाउट इंटरव्यू होगा और टेस्ट के होगा। 25% रिजर्वेशन होगा फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए इन प्राइवेट अनएडेड स्कूल। ये सारे फीचर्स किसके थे, आरटीई एक्ट के। अब जो हम लोग लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उसको हम लोग देखेंगे, एक बार हम लोगों ने पूरा आर्टिकल समझ लिया क्या कहता है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी, किस किस को प्रोवाइड करी जाएगी, 6 से 14 साल तक के बच्चे होंगे, स्टेट बाय लॉ बनाएगा, उसके अलावा 86th अमेंडमेंट से आया था, और आरटीई एक्ट ने इसको वैलिडिफाई किया कि इस तरीके से ये राइट टू एजुकेशन का काम हम लोग करेंगे। अब इससे रिलेटेड हम लोग ने 2 केस भी पीछे पढ़े, मोहिनी जैन का और उन्नी कृष्णन का। अब डिटेल में देखते हैं कि उन्नी कृष्णन के केस में क्या कहा गया था, टीएमए पाई का केस भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, अशोक कुमार ठाकुर है, पीए इनामदार हैं, तो इन सब केसेस में क्या कहा गया अब हम लोग वो देखते हैं। तो पहला केस है उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ एपी, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया, 1993 का केस था। तो उन्हीं कृष्णन के केस के अंतर्गत कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस थे जो बहुत ज़्यादा डोनेशन फीस ले रहे थे, इसी को चैलेंज किया गया था और कहा गया था कि मतलब एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम हो जिसमें राइट टू एजुकेशन सबको प्रोवाइड हो, इतना ज़्यादा अनकंट्रोलेबल जो फीस लग रही है इसको कंट्रोल किया जाए। कोई एक लिमिट तो होनी चाहिए ना कि किस लिमिट तक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो फीस बढ़ा सकते हैं, क्या होता है, तो इन सब के ऊपर ये केस जो है उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का किया गया था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने मोहिनी जैन का जो केस था उसको पार्शली ओवर रूल किया और कहा कि
जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको जो है स्टेट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, प्लस गाइडलाइंस भी दी कि एक्सट्रीम डोनेशन डोनेशन और इन सबको तो बैन कर दिया गया, और कहा कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने अनुसार एकदम वैलिड तरीके से फेयर और ट्रांसपेरेंसी के साथ ही फीस रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो इसके अंतर्गत, और बोला भी गया कि आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू एजुकेशन का जो पार्ट है वो एज अ फंडामेंटल राइट वर्क करता है। और ये जो कौन सा राइट है ये इन लाइन विद है किसके साथ, आर्टिकल 45 के साथ भी इन लाइन है। तो ये जो पूरा केस था हमारा ये उन्नी कृष्णन का था। इसके बाद आया बहुत ही इंटरेस्टिंग केस टीएमए पाई का। अब पहले तो बच्चे पहुंचे थे, अब टीएमए पाई में पहुंचे, इंस्टीट्यूट पहुंचे। इन्होंने कहा भाई अगर गवर्नमेंट ही हमारे सब इंस्टीट्यूट पे कंट्रोल कर लेगी तो हमारा आर्टिकल 19(1)(g के अंतर्गत जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन या कोई भी ऑक्यूपेशन करने का, वो इन्फ्रिंज हो जाएगा जब गवर्नमेंट ही इंटरफेयर करे कि हम किस हिसाब से फीस लें, हम किस हिसाब से काम करें। मैनेजमेंट में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है तो कैसे ही कोई अपना फंडामेंटल राइट वर्क कर सकता है। तो इसके अंतर्गत ये 11 जज की बेंच बैठी थी और इसमें फीस रेगुलेशन के ऊपर भी मुद्दा काफ़ी डिस्कस में आया, और एडमिशन कैसे होगा कैसे नहीं होगा। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी पूछा गया कि रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो माइनॉरिटीज़ के लिए रिजर्वेशन के रेफरेंस में तो ये कहा गया कि माइनॉरिटीज़ के ऊपर रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, वो अपने हिसाब से ये सारे काम कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या किया, ओवर रूल कर दिया पिछले वाला केस को, मतलब उन्नी कृष्णन को, और कहा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको आर्टिकल 19(1)(g के अंदर पूरा फंडामेंटल राइट है। डोनेशंस या एक्स्ट्रा कोई ऐसी फीस वो नहीं लेंगे जो एक्सेस में होगा। फीस अपने हिसाब से रख सकते हैं बट लेजिट हो, ये नहीं कि कुछ एक्सट्रीम अमाउंट चले गए। तो सारी चीज़ें कंट्रोल में होनी चाहिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे स्टेट का कंट्रोल नहीं होगा। ये बोला गया हमारे कौन से केस में, टीएमए पाई के ऊपर डिस्कस किया गया ऑटोनॉमी ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एंड राइट टू एजुकेशन के रिलेशन को। और बोला गया कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अपनी तरीके से अपनी फीस एडमिशन हर कुछ सब कुछ करवा सकते हैं। इसके बाद एक और केस आया, सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2012 का। इसने जो आरटीई एक्ट हम लोग पढ़ के आए हैं और इसमें हम लोग 25% रिजर्वेशन की बात करी है, उसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड कर दिया गया। रूल डेट आर्टिकल 21 से अप्लाइज टू स्कूल्स एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की हम लोगों ने बात करी कि टीम में पाई में भी कहा गया था कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के ऊपर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की बात कहाँ करी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, 2930 आर्टिकल में बात करी गई है। अभी आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद जो बीच में केस आया है वो है 2005 का, टीएमए पाई के बाद ये केस आया पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये केस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इसमें ये हुआ कि जब टीएमए पाई में पूरा सारी चीज़ें हो गई तब फिर कुछ जो पीए इनामदार, इसके अंदर बोला गया पीए इनामदार के केस के अंदर जो फैक्ट्स थे वो ये थे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कोटा सिस्टम जो है वो क्या अप्लाई कर सकती है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कि नहीं कर सकती है, माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन के ऊपर अप्लाई होगा कि नहीं होगा। टीएमएपाई में हम लोगों ने बात करी किस चीज़ की, एडमिशन्स की और इन सब चीज़ों से जो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले काम थे। लेकिन अब पीए नामदार के केस में बात ये आई कि क्या जो गवर्नमेंट जो कोटा अप्लाई करती है, ये सब रिजर्वेशन अप्लाई करती है, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट पे अप्लाई होंगे कि नहीं होंगे। ये बेसिकली जो वहाँ के मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज थे उन्होंने ही मिलके ये किया था, केस आर्ग्यू किया डेट दिस इज वायलेटेड ऑफ ऑटोनॉमी। इनमें भी कहा कि इनके 19(1)(g का ये वायलेशन है। क्लेम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैड प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 31। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस ने कहा कि हमारा भैया प्रोटेक्शन होता है 30(1) के अंतर्गत, हम पे रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया जाए। जजमेंट क्या आया, जजमेंट हुआ साफ साफ कि रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होगा प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। प्राइवेट अनएडेड प्रोफेशनल कॉलेजेस जो हैं, चाहे वो माइनॉरिटी के हों चाहे नॉन माइनॉरिटी हों, उनको फोर्स नहीं किया जा सकता टू रिजर्व सीट्स फॉर SC STs एंड OBCs। कौन से कॉलेज की बात हो रही है, प्राइवेट अनएडेड प्रोफेशनल कॉलेजेस की। फर्दर क्या बात हुई, स्टेट इम्पोज नहीं कर सकती कोटाज और अप्रोप्रिएट सीट्स इन दीज इंस्टीट्यूशन। तो जो कोटा सिस्टम होता है, जो रिजर्वेशन होता है, वो कहाँ स्टेट अप्लाई कर सकती है, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अलावा जो एडेड कॉलेजेस हैं
गवर्नमेंट के द्वारा एडेड वाले हैं उनमें अप्लाई होगा। यहाँ प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है, उन पे ये सब अप्लाई नहीं होगा। गवर्नमेंट रन और एडेड इंस्टीट्यूशंस के ऊपर एडमिशन मस्ट बी, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि इन कॉलेजेस के अंदर जो प्राइवेट अनएडेड हैं इनके अंदर एडमिशन जो है वो फेयरली होना चाहिए, इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एडमिशन के अंतर्गत। ये नहीं है कि कुछ भी आप प्रोसीजर रख ले रहे हो, मेरिट बेस्ड होना चाहिए। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कैन एडमिट स्टूडेंट्स ऑफ देयर कम्युनिटी वाइल मेंटेनिंग मेरिट। मेरिट का ध्यान रखते हुए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को अपने अंदर एडमिशन करवाने चाहिए। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात हुई थी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो स्टेट करा रहा है उससे जो बच्चे सेलेक्ट होकर आएंगे वही प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आएंगे क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, स्टेट अपना सीईटी करवा सकती है, लेकिन उसको अब अनएडेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपना सीईटी खुद करवाएंगे और उसके थ्रू एडमिशंस करवाएंगे, इसके ऊपर कोई भी बैरियर नहीं लगाया गया। ऑटोनॉमी जो है थी इंस्टीट्यूशंस की वो अपहेल्ड करी गई और कहा गया 19(1) के अंतर्गत भैया तुम्हारा फंडामेंटल राइट है, कर लो बिजनेस, लेकिन करो तमीज से। ये नहीं कि कोई भी फीस लगा दे रहे हो, कुछ भी है। बच्चों को एक वैलिड प्रोस्पेक्टस दिया जाएगा, उसके अंदर एक प्रॉपर फीस दी जाएगी, उसके हिसाब से ही उनसे फीस लिया जाएगा। तो ये सारी गाइडलाइंस दी गई पीए इनामदार के केस के अंतर्गत। इसके बाद अशोक कुमार ठाकुर का केस आया। अब ये इनामदार के बाद क्या हुआ, अशोक कुमार ठाकुर, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 का केस आया। पीए इनामदार केस था कब का? 2005 का। तो देन इसमें क्या हुआ, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ 2005 में, और 15(5) इंसर्ट किया गया। इसके अंदर क्या था, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, उनको रिजर्वेशन को देके बात की गई थी। 15(5) अभी भी हम लोग पढ़ते हैं कि जो है वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लोगों के लिए, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो इसको चैलेंज किया गया था अशोक कुमार ठाकुर के केस के अंतर्गत। अब वो क्या था, इसमें प्रोवाइड किया गया था कि 27% रिजर्वेशन जो था, फर्दर 15(5) के चलते ही 27% रिजर्वेशन जो था वो ओबीसी को दिया गया था सेंट्रल इंस्टीट्यूशन जैसे आईआईएम, एम्स, इन सब जगहों पे। तो इसको चैलेंज किया गया किसके केस में? अशोक कुमार ठाकुर के केस में। तो जजमेंट में तो साफ साफ कहा भाई, अभी भी हम लोग 15(5) पढ़ ही रहे हैं, तो 93rd अमेंडमेंट को वैलिड बोला गया। कहा गया ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं करता है। कास्ट जो है वो रेलिवेंट क्राइटेरिया होती है बैकवर्डनेस डिसाइड करने के लिए, इकोनॉमिक क्राइटेरिया अलोन नहीं हो सकता सफिशिएंट। अब ये जजमेंट देखिए 2005 का, वो सॉरी 2008 के केस क्या है, लेकिन अब इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर भी हमको रिजर्वेशन दिया जाता है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, टाइम के साथ जो समय की नीड होती है उसके हिसाब से वो इवॉल्व करता जाता है। तो 2008 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया अलोन सफिशिएंट नहीं हो सकता है, बट क्रीमी लेयर मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ओबीसी रिजर्वेशंस। अब सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट जिसको चैलेंज किया गया था, जिसमें प्रोवाइड किया था 27% ओबीसी रिजर्वेशन, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को इससे एक्सक्लूड कर दिया गया। तो ये सारी कहानी जो थी ये थी हमारी आर्टिकल 21A की कहानी, जिसको कि 86th अमेंडमेंट से डाला गया। 6 से 14 साल तक के बच्चों पे ये अप्लाई हो रहा है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि स्टेट अपने हिसाब से रूल्स बनाएगी, रीजनेबल डिस्टेंस पे होने चाहिए स्कूल, कंपलसरी एजुकेशन होगी। इसके अलावा हम लोगों ने मोहिनी जैन का केस देखा 1992 का, उसके बाद उन्नी कृष्णन का केस था 93 का, फिर हम लोगों ने टीएमए पाई का केस देखा, उसके बाद हम लोगों ने कौन सा केस देखा, पीए इनामदार का केस, अशोक कुमार ठाकुर का केस। तो ये सारी जो आर्टिकल 21A की जो क्या बोलते हैं बुनियादी ढांचा जो है, जो हम लोग आज देखते हैं एज अ फंडामेंटल राइट, ये पूरी इसकी कहानी थी। आई होप आप लोगों को प्रॉपरली सारे नोट समझ में आए होंगे। इसको आप लोग प्रॉपरली लिखिए और इसको बार बार रिवाइज कीजिए, और पीछे के जो लेक्चर्स हैं उनको भी पढ़िए अगर अभी आपने नहीं पढ़े हैं लेक्चर्स। कोई भी डाउट हो अगर, तो कमेंट्स में बताइए, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिए हुए हैं, उन पे आप ज्वाइन हो जाइए, और चाहे तो कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं, या इन टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज करके आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा कोई ऐसा सब्जेक्ट है या कोई डाउट है किसी सब्जेक्ट में, वो टॉपिक क्लियर करना है,
तो उसको भी बताइए, वो भी लेक्चर जल्दी ही लिए जाएंगे। थैंक यू।